वेलकम टू शुक्ला आई टी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई टी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आद्या प्रसाद मिश्र, जिनका मैं बात करूं जिनके नाम की, तो जिनका उपनाम है उन्मत्त, इनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी कविताएं कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब बात आती है किस पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर 1 में संकलित हैं। हिंदी साहित्य का पेपर 1 क्या है, अब ये प्रश्न मन में उठता है। तो हिंदी साहित्य का जो पेपर 1 है उसका नाम है आधुनिक अवधि काव्य, या फिर आप बोल सकते हैं आधुनिक जो है अवधि साहित्य। ठीक है, तो आधुनिक अवधि काव्य या आधुनिक अवधि साहित्य, मुख्य रूप से काव्य के बारे में चर्चा करते हैं इसमें, इसलिए इसको हम आधुनिक अवधि काव्य के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आद्या प्रसाद मिश्र जी है, इनका जन्म जब हुआ था कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 2006 में हुई थी। कब हुई, 2006 में हुई। जन्म 1935, मृत्यु 2006 ईस्वी में। ठीक, इनकी कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो इनकी 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पहली कविता है डगर महकी, दूसरी कविता पाती, तीसरी कविता आज दिवारी आ, चौथी है गर्मी आई, पांचवी है तनी झूम के बरस। ठीक, तो इस प्रकार से इनकी कविताएं संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में। अब यहाँ पे मित्रों एक बात यहाँ पे आती है कि आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त की जो डगर महकी की कविता है, इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से लिखते हैं और कैसे अगर पेपर में आता है तो किस प्रकार से हम इसको डील करते हैं। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। डगर महकी ये नहीं पूछा जाएगा कि डगर महकी की व्याख्या कीजिए, हाँ, कुछ आपको जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दे देगा, इतना आगे लौट चले या फिर ये पूरा ऐसे दे देता है। ठीक है, और इसी की आपको व्याख्या करनी रहती है। ठीक, तो अब 1 मिनट यहाँ पे जान ले पहले कि डगर महकी की विशेषता क्या क्या है। डगर महकी जो रचना है इसमें बसंत ऋतु के मन भावन सौंदर्य को ग्रामीण परिवेश से संपर्क में लाते हुए चित्रित किया गया है। जीवन और प्रकृति के शाश्वत संबंध को और प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया गया है इस कविता के माध्यम से। बसंत ऋतु में मित्रों पूर्व दिशा से आने वाली जो शीतल बयार होती है, शीतल मंद होती है, जिसको हम पुरवैया कहते हैं, तो पुरवाई जब चलती है तो शीतल होती है, मंद होती है, सुगंध होती, पूर्व दिशा से देखते हैं, वो बड़ी ही मधुरम होती है। जब शाम के टाइम में आप बैठे होते हैं और पूर्वाई चलती है, ठीक है, गर्मी के महीने में, तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी का ये जो है, इसी को साहित्यिक कलम देते हैं कौन, आद्या प्रसाद मिश्रा जी उन्मत्त जी। ठीक है, शीतल मंद सुगंध वायु मन को मोह लेती है, और इसी के मोह को, मनमोहक रूप को इन्होंने पनघट के तौर पर देखा कि पनघट पर जब स्त्रियां पानी भरने जाती हैं तो किस प्रकार से होती हैं, कैसा लगता है। गोरी आम वृक्ष, आम के वृक्ष में किस प्रकार से जो है बौर लगे हुए हैं, साथ ही साथ बांस, पशु पक्षी, इन सभी के बारे में बताया है। जब बसंत आ जाता है तो किस प्रकार से पनघट पे स्त्रियां जाती हैं, किस प्रकार से आमों के वृक्ष में बौर लग जाते हैं। ठीक है, बांस किस प्रकार से नाचने लगते हैं, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ें होने लगती हैं। संगीत जो संगीत होती है वो पूर्ण रूप से होना शुरू हो जाती है। अगर इनके मैं काव्य की बात करूं तो इनके काव्य में अभी ये कविता है, इस कविता में अगर मैं बताऊंगा तो ये गीत है एक प्रकार का। डगर महकी जो है एक गीत है। ठीक है, गीत मैं गा के भी तो आपको थोड़ा बहुत सुना दूंगा। इनकी शैली जो है मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में इनकी सहजता है, स्वाभाविकता है, अभिधात्मक मतलब अभिधा शब्द शैली का प्रयोग किया है। अभिधात्मक मतलब अभिधात्मक, ठीक है, अभिधात्मक मतलब होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, जिनमें से जो अभिधा शब्द शक्ति होती है मतलब सीधा जो बात कहते हैं उसका वही मतलब अर्थ होता है। लक्षणा इसी प्रकार से होती है, व्यंजना इसी प्रकार से होती है। लक्षणा में क्या होता है, पता चलता है कि मान लिया छायावादी जो है लक्षणा ज़्यादा करते थे। ठीक है, कि मतलब कह कोई दूसरी बात रहे और उसका आशय कुछ दूसरा निकल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कविता इनकी कैसी है, गीत विधा पर आधारित है। अब हम इनकी कविता की व्याख्या कर लेते हैं एकदम से सिंपल से शब्दों में, आराम से, खूब देहाती भाषा में आराम से समझते हैं। ठीक है, ये चर्चा करते हैं। चलिए, डगर महकी, डगर महकी कविता है। इससे पहले और भी जान लें, और भी वीडियो अपलोडेड है, जैसे बंशीधर शुक्ला, राम मड़ैया, किसान की अर्जी, बदरा आइजर, इन सभी पर जो है वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। शेख निसार, यूसुफ जुलेखा भी अपलोडेड है। ठीक, इन सभी को आप देख लीजिएगा आराम से।
तो देखिए मित्रों, डगर महकी, पहले पूरी कविता मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर अर्थ बताएंगे पढ़ पढ़ करके, ठीक। तो देखिए, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी, फूले लागी फुलवरिया डगर महकी, महके खेत महिक गे झुरमुट, महके ताल तलैया फूल गे नवा, कई महक उड़ावत झूम चली पुरवैया, झूमय लागी अरहरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी। आगे देखते हैं, आगे है कि पनघट के जमघट माँ चर्चा छिड़ गए बाले पन कई, छम 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 पायल बाजे और चुनरिया खन 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 कई, छल कई गोरी कई गगरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी, आई बसंत सजे अमऊ बौरन कई मोर लगाए, गौने कई दुल्हिन अस लाजन मारी शीस नवाए, नाचे लागी बसवरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी। आगे देखते हैं, लौट चले पशु और पखेरु अपने अपने थाने, गैया का थन तक तक बछरु मन मा ललचाने, बोली दुधवा केरी धरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी, जला अलाव बैठ तापय सितलू साजा सुख रानी, गुड़ 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 हुक्का बोला फिर चर्चा छिड़ी पुरानी, लागई लागी सरबरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी। ठीक, बात कर लेते हैं डगर महकी की। अब इसकी हम व्याख्या खंड, ठीक, देखें व्याख्या, आराम से समझना है आपको। और गे पद में कैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे गे पद में, बह गए पूरब के बयरिया डगर महकी, फूलें लागी फुलवरिया डगर महकी। इस प्रकार से इसको गे पद में हम गा सकते हैं, ठीक। तो अगर इस पे साज बाज और थोड़ा ढोल की धुन हो जाए, तबले की धुन हो जाए, साथ ही साथ हारमोनियम का साथ मिल जाए, आराम से इसको अब गे पद में बना सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए गे पद है, मैं उसको गा के पूरा नहीं सुनाऊंगा आपको, ये मत सोचेगा कि ये भी सर जी गाएंगे तो हम सुनेंगे, गाएंगे नहीं, लेकिन हाँ गे पद में है। देखिए, डगर महकी कविता की व्याख्या, हम एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते हैं। पहली लाइन देखिए, बह गए पूरब के बैरिया डगर महकी। पूरब के बैरिया मतलब पूर्वाई, जब पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर हवाएं चलती हैं, तो उसी हवाओं की बात करते हुए कविवर आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी कहते हैं कि जब पूरब की बैरिया चलती है, पूरब की जो बयार है यानी हवा है, जब चलती है पूरब दिशा से की ओर से, तो बड़ी ही मनमुग्ध होती है, मनमोहक होती है, और चलने के बाद में क्या करती है, पूरी डगर महका देती है। कैसे महकाती है पूरी डगर, क्योंकि इसी समय बसंत का ऋतु आ गया है। बसंत के ऋतु में सभी मतलब फूल फूल सभी लोग इधर उधर फूल क्या है, फूल खिले हुए हैं। जब चौतरफा बसंत ऋतु में फूल खिले हैं, हर एक वृक्ष में फूल लगाए हैं, किसी में बौर लग गया है, हर एक मतलब जो पुष्प हैं उनमें फूल लगे हैं, मतलब जो पुष्प के पौधे हैं उनमें फूल लगे हैं, जो फल वाले पौधे हैं उनमें भी फूल लगे हैं, फल निकलने वाले जो फूल होते हैं वो लगे हुए हैं। तो हर प्रकार क्या हुआ है, सुगंध ही सुगंध फैली है। अब जब ऐसे में पुरवाई बयार चलती है, पुरवाई हवा चलती है मित्रों, तो पुरवाई हवा से पूरा जो है परिवेश ही क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। और उस सुगंध को सूंघ करके उसका आनंदानुभूति करते हैं, उसको मतलब अपने हृदय में जहन में बैठा लेते हैं लोग। और इसी प्रकार से ये सारी चीजें अनुभव कौन करते हैं, आद्या प्रसाद मिश्रा जी करते हैं अनुभव, और उसी अनुभव को साहित्यिक कलम प्रदान करते हुए बातें लिखते हैं कि बह गए पूरब के बैरिया डगर महकी, की पुरवैया चल गई है पूरी की पूरी डगर महकी। डगर मतलब होता है पूरा रोड, पूरा एरिया जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक, वो महक गया। फूले लागी फुलवरिया डगर महकी, क्या, फूले लागी फुलवरिया डगर महकी, चारों तरफ जो है फुलवारी में, बाग वगैरह, बाग बगीचे को फुलवारी बोलते हैं, जहाँ पे फूल ज़्यादा इकट्ठे मतलब फूल के पौधे होते हैं उसी को फुलवारी बोलते हैं। तो उस फुलवारी में फूल लग चुके हैं, वहीं से जब बयार चलती है तो सुगंधित हो जाता है पूरा का पूरा डगर, यानी पूरी की पूरी राह, ठीक। आगे कहा कि महके खेत महिक गे झुरमुट, महके ताल तलैया। अब उसी सुगंध से जो है खेत खलिहान सब महक रहे हैं, साथ ही झुरमुट यानी जो भी झुरमुट होते हैं, जो झाड़ वगैरह या फिर जो भी झुरमुट वगैरह मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, कहते हैं झुरमुट की ओट, झुरमुट को ओट में लेकर के सारी चीज़ें करते हैं। झुरमुट का एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब सारी चीज़ें महक गई पूर्ण रूप से, आप समझ सकते हैं इसको। पूरा रास्ता महक चुका है, पूरे खेत खलिहान महक चुके हैं, मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितना भी वातावरण है वो सारा महक चुका है, ठीक। ताल तलैया है, मतलब ताल तलैया समझते हैं आप लोग, जो है पौंड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ताल तलैया सारे के सारे मतलब तालाब जो हैं वो सारे के सारे महक गए हैं, किससे,
पूरब की बयरिया से। और पूरब की बयारी कब चल रही है? बसंत ऋतु में चल रही है। बसंत ऋतु में क्या हो रहा है? सभी पौधों में पुष्प लग चुके हैं। उन्हीं पुष्प को, सुगंध को उड़ा करके पश्चिम दिशा की ओर ले जा रही है पुरवैया। तो झुरमुट वगैरह जितने भी है सब क्या हो रहे हैं? सब महक रहे हैं। खेत महक रहा है, ताल तलैया सब ही महक रहे हैं। ठीक। फूल गेनवा कई महक उड़ावा, झूम चली पुरवैया। और गेंदा के फूल जो होता है, गेंदा का फूल जानते हैं आप? गेंदा, मेरी गोल्ड। तो गेंदा का जो फूल होता है जिसको अंग्रेजी में मेरी गोल्ड हम कहते हैं, तो गेंदे के फूल से पुरवैया हवा जब टकराती है तो उसकी भी सुगंध को लेकर के उड़ती है। इस प्रकार से फूल गेनवा का महक उड़ावत, फूल गेनवा का यानी गेंदा के फूल की महक उड़ाते हुए झूम झूम कर पुरवाई चल रही है। ठीक। आगे देखते हैं। झूमय लागी अरहरिया डगर महकी। अब अरहर इस समय तो है, अरहर में फूल आ जाते हैं बसंत के समय में। अरहर में फूल आ जाते हैं। बसंत पंचमी आएगी, आपको ध्यान होगा। तो बसंत जब परिवा आती है, ठीक है, तो उसी दिन बसंत स्टार्ट होता है। और बसंत पंचमी को सरस्वती माता की पूजा होती है। ये फरवरी वगैरह में आती है, फरवरी में, फरवरी के आसपास आ जाएगा बसंत। ठीक। इसमें देखेंगे अरहर के जो वृक्ष होते हैं, अरहर की दाल जो खाते हैं, इसके बड़े बड़े पौधे होते हैं। ठीक है, आपके मतलब जैसे कि 6-6 फुट के पौधे होते हैं लगभग। ठीक। तो इसमें फूल लगते हैं, पीले पीला 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 फूल लगता है अरहर का। और जब वहां से बैरिया चलती है, पुरवैया यानी पुरवाई हवा चलती है, तो क्या होता है? वो उसकी भी सुगंध लाती है। तो क्या हो गया? झूमय लागी अरहरिया डगर महकी। जब अरहरिया मतलब अरहर के पेड़ में, अरहर के वृक्ष में पुरवैया हवा लगती है तो उसके फूलों से जो खुशबू निकलती है उससे भी डगर महकती है। ऐसा नहीं कि एक ही वृक्ष से, गेंदा के फूल से नहीं, हर एक वृक्ष के फूलों से सुगंध निकलती है। वो सुगंध डगर को महका देती है। ठीक है। इस प्रकार से कल्पना करते हैं। इस प्रकार से ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। बसंत ऋतु में ऐसा ही होता है, मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है बसंत में। ठीक। तो झूमय लागी अरहरिया डगर महकी, बही गए पूरब कई बैरिया डगर महकी। इस प्रकार से जब पूरब की बैरिया चलती है, सारा का सारा वातावरण क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है, महकने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। पनघट के जमघट माँ, चर्चा छिड़ गए बालेपन के। इसी समय सभी लोग बसंत ऋतु में क्या होते हैं? पनघट पे बैठे हुए हैं। पनघट मतलब होता है जहाँ पे पानी भरने स्त्रियाँ आती हैं, या फिर जो घाट होता है पानी भरने का, स्नान करने का, उसी को पनघट कहते हैं। तो पनघट जो होता है वो तालाब में भी हो सकता है, तालाब के पास भी, और कुएं के पास भी, उसी उसको भी हम पनघट कहते हैं। मतलब जहाँ से पानी हम पिए के लिए, पीने के लिए, स्नान के लिए, इत्यादि वगैरह के लिए हम इकट्ठा करते हैं। तो पनघट पे जमघट, जमघट मतलब क्या होता है? सभी लोगों का जमावड़ा। तो जमावड़ा, जम्बूरी जिसको अंग्रेजी में जम्बोरी कहते हैं, तो जम्बोरी हो गया, मतलब जमावड़ा इकट्ठा हो गया लोगों का। पनघट के जमघट माँ, चर्चा छिड़ गए बाले पन गए। तो पनघट पर लोगों की भीड़ हुई, सभी लोग इकट्ठा हुए, वृद्ध और जवान सभी लोग इकट्ठा हुए, और सभी लोग अपने अपने बचपनों की बात करने लगे। तो चर्चा क्या क्या छिड़ गए? बालेपन का, यानी बचपन का चर्चा छिड़ गए। और सब लोग अपने अपने बचपन के बारे में विस्तार से एक दूसरे का समझावत हैं, बतुआत हैं। ठीक। यह प्रकार से ये चीज बतावत है कि आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। ठीक है। अवधि भाषा समझो आराम से। अब यही समय की बात है, यही समय का होता है, छम 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 पायल बाजे। अब जानते हैं पनघट पे कौन आता है? पनघट पे स्त्रियां आती हैं, औरतें आती हैं। ठीक है। क्या करने आती हैं? पानी भरने के लिए आती हैं। देखते नहीं, कुआं पे जो है वो लगाए, पहले चरखी लगाई थी धरन पे, कुआं से रस्सी लगा करके खींचा करते थे लोग। तो स्त्रियां आती थी मटकी लेकर के, सर पे मटकी रखती रखती थी स्त्रियां पहले की। और मटकी रखने के बाद में क्या करती थी? और मटकी ऐसी रखती थी वो कि मतलब 2-3-4 मटकी ऊपर रख लेती थी, और वो गिरती नहीं थी मटकी, ना उसको हाथ से पकड़ती थी। और उसके बाद में फिर मटक मटक के चलती थी। जैसे आज आपने एक गाना सुना होगा अभी हाल फिलहाल में, जो है एक गज भर पानी ले चाली वाला गाना सुना था। उसके बाद में एक गाना अभी नया नया आया है, वो ध्यान होगा, मतलब कि ये है नहीं गाना 52 गज का जो अभी स्टार्ट हुआ, हमें पता नहीं, तो 52 गज का इतना हम जानते हैं। ठीक। उसमें ऐसे बताता कि मटक के चालूंगी। तो वो सारी चीज़ें वैसी स्थिति थी पहले। तो पहले जब पनघट से स्त्रियां जो है लाद करके मटकी चलती थी तो उसको पकड़ती नहीं थी, कमर पे हाथ रखती थी और मटक मटक के चलती थी, लेकिन वो गिरता नहीं था। और यही दृश्य पुरुष वगैरह वहाँ के बैठ के यही देखा करते थे। ठीक है। तो जब मटक के वो चलती थी, मटक मटक के मतलब इधर उधर से, मतलब थोड़ा सा ऐसे, आज जो बड़ी बड़ी हील पहन के लोग चलती हैं उस प्रकार से चलने का प्रयास करती। पहले की स्त्रियां, उनके नेचुरली ऐसा था कि वो मटक के चलती थी। और वही दृश्य जो है पुरुष पनघट पे बैठ के देखते थे और बचपन का चर्चा करते थे कि बचपन में हम ये करते थे, वो करते थे, इस प्रकार से। तो छम 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 पायल बाजे। अब जब इस प्रकार से मटक मटक के चलती हैं स्त्रियां तो पायल बजता है उनका। और पायल बजता है, चुनरी जो है खन 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 के, चुनरी चुरिया
सॉरी चुनीली निकल गया, चुड़िया। चुड़िया जो हाथ की होती है वो कमर पे हाथ रखती हैं, तो कमर पे हाथ रखने के बाद मटक के जब चलती हैं स्त्रियां, तो उनके जो है हाथ का जो कंगन या फिर जो चूड़ियाँ पहनी हुई है, चूड़ी जिसको बोलते हैं, तो चूड़ियाँ आपस में लड़ती हैं तो खनखनाती हैं। साथ ही साथ जब पायल जो है रखती हैं, मतलब पैर इधर उधर रखती है, तो पायल के घुंघरू, पायल में घुंघरू लगे रहते हैं, तो पायल वाले घुंघरू बजते हैं। तो ये दृश्य कहाँ का है? पनघट का है। तो पनघट के जमघट मा चर्चा छिड़ गई, बाले पन के छम 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 पायल बाजे और चुड़िया खन 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 कहे। ठीक है, तो छम 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 पायल बज रहा है और खन 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 की आवाज कौन कर रही है? चुड़िया कर रही है। ठीक, ये दृश्य देखिए कितना अच्छा जो है मनोरम तरीके से आद्या प्रसाद मिश्रा जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं, छलके गोरी के गगरिया डगर महकी। अब वो स्त्रियां जब मटक के चलती हैं तो ऐसा नहीं कि उनका जो है वो गिरेगा, डगरी वो मटकी नहीं गिरती थी उनके सर पे जो रखती थी पानी की, लेकिन उनमें से पानी थोड़ा थोड़ा छलक रहा था। तो वही दृश्य देख रहे हैं, जो जमावड़ा इकट्ठा है, लोग देख रहे हैं, पुरुष टोली स्त्रियों की, कि जो छलके गोरी के गगरिया, जो स्त्रियां हैं उनके जो उस पर जो है जल रखे हुए हैं सर पर, वो जल जो है छलक रहा है। और ध्यान रखेंगे वो सर पर एक रखती थी, दो रखती थी मटकी, उसके बाद में एक कमर के पास जो है यहाँ पे हाथ से दबा लेती थी एक को, तो यहाँ से छलकता था जब वो पानी, तो क्या होता था उनके बदन पे भी गिरता था और उसके बाद में वो छलकता था। तो वो दृश्य देखने के लिए जो है ये पुरुष लोग बैठा करते थे, मतलब इस तरीके की वातावरण था कुछ। तो ये जो है मनोरम तरीके से, ये देखिए एक संस्कृति है, परंपरा है। ठीक है, संस्कृति थी, पहले लोग ऐसा करते थे, अब तो ऐसे ही सारी चीजें हो गई है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो छल के गोरी के गगरिया डगर महकी, बह गए पूरब के बहरिया डगर महकी। इस प्रकार से जब गोरी के जो है उससे पानी छलकता है बाहर, और जब पानी छलकता है तो पानी का जो पानी है जब छलक करके उनकी बदन पर गिरता है, स्त्रियों के बदन पर जब पानी छलक के गिरता है और वहां से पुरवैया जो आती है वो टकरा करके निकलती है। जब गोरी के बदन से पुरवैया टकरा करके आगे निकलती है तो जो पश्चिम यानी जो वातावरण होता है तो उसके बदन से वो महकने लगता है, तमाम प्रकार की खुशबू वातावरण में पिरोई हुई है पुरवैया। ये बात है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि केवल फूलों की खुशबू है, एक फूल की खुशबू है गेंदा की नहीं, मैरीगोल्ड ही नहीं, लोटस और तमाम प्रकार के जितने भी पुष्प हैं, चमेली से लेकर के जो है उसके बाद में बहुत सारे पुष्प हैं, उन सभी की सुगंध, साथ ही साथ स्त्री के बदन की भी खुशबू, उसके बाद में और भी सारी चीज़ें की खुशबू जो है पिरोई हुई है। जल जब होता है स्त्रियों के जो शरीर पर जाता है, शरीर से टच करके, अब वहाँ से हवा चली, हवा ने उसको क्रिया किया, वहाँ से हवा जो है उसको H2O बनाई, H2O गैस, मतलब सॉरी H2 गैस निकली, वहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में आगे बढ़ गई, अब वो भाप के रूप में आगे जा रही, इससे भी डगर महक रही है। तो वही सारी बातें बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या थोड़ा यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है आद्या प्रसाद उन्मत्त जी ने। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि बह गई पूरब के बहरिया डगर महकी। यहाँ पे छलके गोरी के गगरिया, जब पानी छलक के उनके शरीर पर गिरता है वहां से जो खुशबू निकलती है उससे वातावरण महक रहा है कुछ। ठीक, ये बात कहना चाह रहे थे वो, लेकिन खुल करके वो बात उन्होंने कही नहीं, क्योंकि समाज में विद्रूपता ना फैले, समाज के लोग ऐसा ना समझे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। बहुत ही सुरम्य और बड़ी ही स्त्रियों की दशा इस समय बहुत अच्छी थी, स्त्रियों को एकदम से जो है प्रेम की वस्तु समझाता था, भोग की वस्तु नहीं समझाता था। ठीक, आगे देखते हैं, आई बसंत सजे अमऊ बौरन कै मोर लगाए। बसंत ऋतु में क्या होता है? अमऊ यानी आम के पेड़ पर क्या होता है? बौर लग जाते हैं। बौर मतलब होता है उसमें जो पुष्प थोड़ा थोड़ा लग जाते हैं, इसको पुष्प बोल सकते हैं। तो टिकोरा लगने से पहले यानी जो अमिया होती है उससे पहले जो है वो बौर लगते हैं आम में, तो वही आम के बौर के से जो सुगंध निकलती है वो भी डगर को महकाती है। गौने के दुल्हन अस लाजन मारी शीस नवाए। और गौने मतलब बसंत में अधिकतर लोगों का गौना भी आता है, और गौना जब आता है तो स्त्रियां क्या करती हैं? बहुत लज्जा से, मतलब पैर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगी, बहुत धीरे धीरे, वो उनकी अम्मा सिखा देती है, मतलब घर की जो बुजुर्ग बूढ़े होते हैं वो बता देते हैं कि बिटिया बहुत धीरे धीरे चलना, जो है माइक वहाँ पे जाना ससुराल में अपने, आराम से, और सुबह उठना पछलारा जो है 4 बजे उठ जाना और सारा काम कर देना। इस प्रकार से लोग समझा के भिजवाते हैं अपने घर से। ठीक है, बहुत अच्छी परंपरा है, मानी जाती है। कहीं पहले कुछ दिन तक धीरे धीरे चलेगी जो गौने की दुल्हन होगी, बाद में धीरे धीरे वो तेज चलना प्रारंभ कर देती है। एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत तेज चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक, अब तो ऐसी धीरे धीरे चलने कोई बातें नहीं, अब तो वैसे सारे सब जो है गांधर विवाह हो रहा, प्रेम विवाह हो रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं जो पुरानी संस्कृतियां थी हमारी। तो इसी प्रकार से आम के जो बौर हैं वो इसी प्रकार से, इसे गौने की दुल्हन होती है, एकदम से झुकी हुई होती है, एकदम से घूंघट को आगे करी हुई होती है, उसी प्रकार से
गौने के दुल्हिन अस लाजन मारी शीस नवाए। जो आम के वृक्ष में जब बौर लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, और किस प्रकार से झुकता, जैसे गौने के दुल्हिन झुका हुआ हो। ठीक, ये बात कहते हैं। आगे देखिए, नाचे लागी बसवरिया डगर महकी। अब बांस में भी इस समय भी फूल आ जाते हैं, बांस जो है फूल आ जाते हैं और बांस नाचने लगते हैं, मतलब हवा चलती है पुरवैया तो बांस इधर उधर चौवाने लगते हैं, घूम घूम के। बसवे जो जो बांस होते हैं वो इधर उधर चारों तरफ घूमने लगते हैं, क्योंकि पातर सा वो मतलब पतला सा होता है वो बांस। जब पतला सा होता है, हवा चलती तो एकदम से लपता है इधर उधर। लपना का मतलब होता है झुक जाता है आगे तक, फिर इधर हो जाता है, फिर झुकता है जब हवा चलती है। तो उससे क्या होता है, वो नाचे लगता है, मतलब नाचने लगता है। इस क्रिया को इन्होंने नाचना कहा। ठीक है, झुकने को नाचना बता दिया किसने, आद्या प्रसाद मिश्र ने, कि नाचे लागी बसवरिया। और एक बांस में एक बांस तो नहीं, लेकिन 4-6 बांस 10 बांस कम से कम, नहीं तो 100-200 बांस तो रहेंगे ही। ठीक है, किसी किसी में 10-12 बांस, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 100। तो सारे के सारे बांस जो है हवा के कारण से झुकते हैं, फिर उठते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, इसी को नाचना बोल दिया। ठीक, नाचे लागी बसवरिया डगर महकी, बह गए पूरब के बजरिया डगर महकी। इस प्रकार से जो बांसों से होकर के खुशबू निकल रही है उससे भी डगर महक रही है। ठीक है, आम के वृक्ष से जो निकल रही है उससे भी डगर महक रही। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जान लेते हैं थोड़ा। लौट चले पशु और पखेरू, लौट चले पशु और पखेरू, अपने अपने थाने, गैया का थन तक तक बछरू मन मा ललचाने। अब इस समय जो है शाम हो गई, शाम आने को है। शाम को सभी लोग जो पशु चराने के लिए जाते हैं लोग, मतलब जो गाय भैंस चराने के लिए गए थे चरवाहे, वो अपने अपने घर को लौटा दिए हैं पशुओं को। तो लौट चले पशु और पखेरू, जो पशु पखेरू थे, मतलब पखेरू मतलब वैसे तो होता प्राण पखेरू उड़ गए, मतलब जो सारी चीजें हैं, एक प्रकार से पंछी या फिर जानवर ले सकते हो। प्राण पखेरु यहाँ पे तात्पर्य, वो प्राण पखेरु, दूसरा प्राण पखेरु उड़ गया। अब पखेरु मतलब होता है पक्षी से ले आता, उड़ने की प्रक्रिया। तो प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक, जिसके पास पंख होता है उसको हम पखेरु कहते हैं। यानी पंछी, पखेरु मतलब जिसके पास पंख हो, पक्षी। और पशु मतलब जो 4 गोड़ पैरों से होता है, चलता है पशु, वो मतलब चौपया। तो वो सब अपने अपने घर आ रहे हैं, यानी चिड़िया जो है अपने घोंसले में जा रही है, पशु अपने अपने घर को आ रहे हैं। अब जब अपने अपने थाने मतलब कहते नहीं, अपने अपने जाओ, अपने अपने थाने पवाने सब जाओ। थाने पवाने मतलब होता है कि अपने अपने जगह पे जाओ, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ का करें पयान। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि सब पशु पक्षी अपने अपने स्थान को वापस आ रहे हैं, अपने अपना भोजन ग्रहण करके, चर करके। गैया का थन तक तक बछरू मनमा लालचाने। अब बछवा जो होता है वो घर पर बांधा रहता है, और जब गाय घर पर आती है चर करके, तो वो यही देखता है कि कब अम्मा आएंगी, कब हमारी जो है अम्मा आएंगी, और कभी हम इनका जो है दूध पियेंगे। बछड़ा इसीलिए बैठा रहता है, जब वो आती है गाय तो वही झांकता है, वही बछड़ा ये वही थन देखता है। तो वही लिखते हैं कि गैया का थन तक तकी बछरू मनमा ललचाए। और जिभिया उभिया पाटत है बछुआ, कैसे पाटत है कि अब दूध पिए हम अपने मम्मी के। ठीक है, इस प्रकार से भुकान है खूब तेज से। तो ये चीज है यहाँ। अब इतना सुंदर दृश्य कौन कवि कही है भैया, ये हिंदी कवि तो इतना बढ़िया दृश्य कही ना पई है। कैसे गाँव के जो इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, ये कोनो गवई कवि ही सही से कह पाए, और गवई टीचर है का सही समझाए पाए। ठीक, तो हम गांव से बिल्कुल एकदम से देहाती गांव से हैं हम, तो यही लिए गांव में आपका एकदम विस्तार से समझाई थे। ठीक, तो का भवा गैया के थन तक तक बछरू मनमा ललचाने कि अब दूध पिए। ठीक, आगे देखिए, बोली दुधवा केरी धरिया डगर महकी। अब जब गाय के बछड़ा जो होता है, जब गाय चर करके आती है तो थन उसका चिटकने लगता है। और कोई कोई ऐसी गाय होती है जिनके धार निकलने लगती है उससे, ठीक है, थन से। और जब बछड़े जो है खुल जाते हैं पीने के लिए, पीने लगते हैं दूध, तो जब हवा चलती है पुरवैया और उस दूध से टकराती है, और जब उस दूध से टकराती है तो क्या होता है, दूध की जो धार होती है उससे टकरा करके जब जाती है हवा, तो वो और भी मनोरम हो जाती है। तो गौ दुग्ध से वो जो है क्या हो जाती है, अभिसिंचित हो जाती है हवा, और वातावरण को महकाती हुई आगे निकल जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, बह गए पूरब के बयरिया डगर महकी। ठीक, आगे देखते हैं। जला अलाव बैठ तापै शीतलू साजा सुख रानी। के जला अलाव, अलाव मतलब होता है क्या, अलाव मतलब होता है कौरा। कौरा मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, आग जला करके सेकना उसको, उसी प्रक्रिया को अलाव कहते हैं हम। अलाव मतलब सभी लोग, अब ठंडी है, ठंडी में अब फरवरी में भी ठंडी रहती है, तो सभी लोग जो है ठंडी का महीना मान लिया आ गया, ठंडी के महीने में क्या हो गया जो है, ठंडी के महीने में लोग जो है सेकने लगते हैं हाथ वगैरह।
तो अलाव जलाते हैं। अलाव जलाएंगे तो जो है इधर उधर भाई पड़ोस के भी लोग आते हैं, बैठ जाते हैं वहीं पे सेकने लगते हैं। जला अलाव बैठ तापे शीतलु राजा सुख रानी। शीतलु राजा मतलब जितने भी छोटे गरीब, यहाँ पे कहने का आशय ये है कि छोटे बड़े लोग जितने भी थे, स्त्री पुरुष सभी लोग बैठ करके वहां पे अपना हाथ पैर सेंक रहे हैं। गुड़ गुड़ हुक्का, गुड़ 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 हुक्का बोला, फिर चर्चा छिड़ी पुरानी। अब भैया वहां पे कुछ गांव के लोग बैठा होते हैं, मर्द लोग, बुढ़वा पुरनिया और थोड़े मतलब दादा परदादा। तो क्या करते हैं, हुक्का चलता रहा पहले खूब। हुक्का मतलब गांज मतलब वही तंबाकू माकू भर के फूकत है बढ़िया। जैसे हुक्का बार आजकल शहरों में चल रहा है, ठीक है। हुक्का बार वही हुक्का घर में जो है वही उसमें जो है गांजा वगैरह भर करके लोग चढ़ाते थे। तो वहीं जो है अलाव के पास बैठ करके लोग हुक्का गुड़ 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 सूंघ रहे हैं, हुक्का मतलब गांजा पी रहे हैं, ठीक। और उसके बाद में चर्चा छिड़ गई पुरानी। सब लोग चर्चा पर चर्चा पुरान रूप से जो पुरानी बातें थे उसको याद कर करके अपनी अपनी बात कहने लगे, हुक्का पीते हुए और हाथ पैर सेकते हुए, ठीक। लागय लागी सरबरिया डगर महकी, बह गए पूरब के बैरिया बह गए पूरब के बैरिया डगर महकी। तो ये प्रकार से सभी लोग मतलब जम्मट लगने लगी, सभी लोग हुक्का पीने लगे। हुक्के से जो धुआं निकल रहा है और जो अलाव से धुआं निकल रहा है उससे भी जब पुरवैया चलती है तो उस धुएं को भी लेकर के जाके वातावरण में सुगंधित करती है। और उन्हीं फूलों के साथ, उन्हीं दुग्ध के साथ, उसी स्त्री के शरीर के खुशबू के समान, और इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र से जो आई हुई सुगंधित हवाएं हैं वो पूरे के पूरे डगर को महका देती है, पूरे के पूरे वायुमंडल को, वातावरण को महकाती रहती है। ये बात कहते हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी, ठीक। तो आप जो है आपको समझ में आ गया कि कुल मिलाकर के आद्या प्रसाद उन्मत्त जी ने क्या बातें कही। आपने पढ़ा होगा तो शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं जाना होगा, तो आपने जान लिया, समझ लिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,